राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे राम मंदिर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पद त्यागने वाले कल्याण सिंह आज गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया है। कल्याण सिंह के बीमारी की खबर सुनकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे इसी के साथ उत्तराखंड में बने नए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद जो हमने पहले ही चर्चा की थी राजनीतिक प्रदूषण का, तो उत्तराखंड में राजनीतिक प्रदूषण शपथ ग्रहण के बाद व्याप्त हो गया है और भाजपा के ही कई दिग्गज नाराज हो गए हैं, जिन्हें मनाने का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक प्रदूषण के कारण कई बार तो जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं उनके सामने कई प्रकार की गंभीर समस्या उत्पन्न करने का काम वे लोग करते हैं जो मुख्यमंत्री प्रत्याशी की दौर में होते हैं, और जब उन्हें प्रत्याशी के दौर में ही छोड़ दिया जाता है, उनके नामों पर चर्चा नहीं होती और कोई और उस पद का दावेदार बनकर सामने आ जाता है और व्यवस्था में जिनका नाम आगे चलता रहता है वे तत्काल भले ही मौन धारण कर लेते हों, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे अपना विरोध दर्ज कराने में पीछे नहीं रहते। कई बार तो गुटबाजी का ऐसा दौर चल पड़ता है जो उस मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन जाता, जिससे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो समय उन्हें अपने प्रदेश के विकास के लिए, आम लोगों के रक्षा और सुरक्षा के लिए खर्च करना था, वह समय वे अपने विरोधियों को मनाने में लगा देते हैं। नतीजा यह होता कि चुनाव के समय पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि डीएनए के मुद्दे पर मोहन भागवत जी ने संपूर्ण भारतवासी के सभी लोगों के डीएनए की बात की, जो सभी का डीएनए एक है। सभी भारतीयों का डीएनए की बात जो ही मोहन भागवत ने कहा, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और ओवैसी द्वारा इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी है। जो मोहन भागवत अपने सभी शाखा जो उनके अधीन चल रही है उनसे जुड़ी हुई है, क्या इसी तरीके का संदेश वहाँ भी देने का काम करेंगे। सवाल यह उठता है कि भारत एक
विशाल देश ही नहीं, महान राष्ट्र भी है। और भारत में रहने वाले सभी, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबके लिए यह राष्ट्र एक है। और राष्ट्र का संविधान सभी के लिए एक है। राष्ट्र का जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप सभी को अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। और सभी का यह दायित्व बनता है कि वह भारत के संविधान के अनुरूप काम करें और भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने में अपना सहयोग प्रदान करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ढेर सारी ऐसी अफवाहें उठती है जिसका कहीं कोई जड़ नहीं होता। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए उछाला जाता है और भारत के विकास में बाधा उत्पन्न करने का काम किया जाता है उन नेताओं के द्वारा जो सत्ता को अपने इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं, या सत्ता में घुसना चाहते हैं, या सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं। जबकि सभी भारतवासियों को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी जाति और मजहब का हो, उसके लिए सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए राष्ट्र सर्वप्रथम। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब हम बात करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, जो संयुक्त किसान मोर्चा संसद के मानसून सत्र के दौरान 200 किसानों के साथ सामूहिक रूप से प्रतिदिन किसान कानून को वापस लेने के लिए, जो अभी केंद्र की सरकार द्वारा कृषि कानून लाई गई है, उसे वापस लेने के लिए धरना देंगे। वहीं 8 जुलाई को संपूर्ण देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो है कार्यक्रम किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज महंगाई एक बहुत बड़ी सवाल उत्पन्न कर रहा है राष्ट्रवासियों के सामने। एक तो कोरोना से लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, लोगों की नौकरियां चली गई है, जिन्हें नौकरी है उन्हें भी वेतन कम मिल पा रहा है, या उस कंपनी की हालत ही खराब हो गई है और कंपनियां ही बंद हो गई है, जिससे ढेर सारे लोगों के सामने रोजगार की समस्या के साथ साथ बढ़ती महंगाई लोगों को परेशान कर रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में
हम आपको यह भी बताएं कि अभी किस प्रकार से दिल्ली में फर्जी से कॉल सेंटर प्रतिदिन करीब करीब पकड़ा जा रहा है। सवाल यह उठता है, जो इतने सारे फर्जी कॉल सेंटर कैसे चल रहे थे और आज यह सभी कॉल सेंटरें पकड़ी जा रही है और इन कॉल सेंटरों में काम करने वाले युवक युवतियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बड़े मात्रा में लैपटॉप, पीसी और अन्य उपकरण भी जब्त किए जा रहे हैं। कई कॉल सेंटर के बारे में जानकारी मिली है, जो उसके स्वामी ने इसी प्रकार से कॉल सेंटर के माध्यम से गलत तरीके से धन अर्जित करने के बाद पुलिस द्वारा किए जा रहे धरपकड़ से भयभीत होकर अपना लाइन बदल दिया है और वह प्रॉपर्टी के लाइन में वह काला धन निवेश करने लगा है। इस तरीके की भी जानकारी आ रही है, जो अभी भी बड़ी संख्या में कॉल सेंटरें चल रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई है, जिस प्रकार से साइबर सेल सक्रिय हो उठा है, निश्चित रूप से इस प्रकार के गैर कानूनी काम करने वाले लोग पुलिस के शिकंजे में आएंगे। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि ट्रेड लाइसेंस के नाम पर वसूली करते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया है। यह अपने को एमसीडी का अफसर बताकर दुकानदारों के पास पहुंच जाता था और ट्रेड लाइसेंस की मांग करता था और उनसे मोटी राशि उगाही के तौर पे लेता था। इसी क्रम में शहादरा के वेस्ट नथू कॉलोनी के गली नंबर 3 के एक दुकानदार सत्येंद्र शर्मा ने हिम्मत करते हुए उससे उसका आई कार्ड मांग दिया। आई कार्ड की मांग करने पर वे तीनों भागने लगे, लेकिन सत्येंद्र शर्मा ने हिम्मत करके स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक को दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ओम प्रकाश, विकास पांचाली और संदीप घर को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार के कई मामले पहले भी संज्ञान में आते रहे हैं और कार्रवाई भी होती रही है। एमसीडी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कोई नई नहीं है। एमसीडी का चाहे वह कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। पहले के अपेक्षा जब से ऑनलाइन की सुविधा हुई है, काफ़ी इस पर अंकुश लगा है। पिछले कुछ वर्षों में एमसीडी की छवि पहले से बेहतर भी हुई है, लेकिन एमसीडी का भवन निर्माण विभाग आज भी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। आज भी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके लिए जो भी एजेंसी का दायित्व है कि वह इसे रोके, वे कार्रवाई करने की जगह उगाही करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि बिल्डर माफिया
खुलेआम न सिर्फ अवैध निर्माण कर रहे हैं बल्कि तमाम डीएमसी एक्ट के जो कानून है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के साथ साथ वे एनजीटी के निर्देश की भी अवहेलना करते हैं। जब वे अवैध निर्माण के साथ अतिक्रमण करते हैं तो वे वर्क्स डिपार्टमेंट के कानून का भी उल्लंघन करते हैं। उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण के कारण सीवर लाइन और जलापूर्ति पर भी दबाव पड़ता है। इन अवैध निर्माण और अतिक्रमण को प्रारंभ में ही रोक दिया जाए तो अवैध रूप से जो इन बिल्डरों के द्वारा भूमि से जल का दोहन किया जाता है अवैध बोरिंग के माध्यम से, उस पर भी अंकुश लगेगा और पार्कों की बोरिंग को चालू करके पार्कों की हरियाली को लौटाई जा सकती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि आज बड़े पैमाने पर करौल बाग जोन के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का बाढ़ सा आ गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक को करौल बाग जोन के ईई बिल्डिंग ने गलत सूचना देने का काम किया है। उन्होंने जिस प्लॉट पर निर्माण नहीं होने की बात बताई 1867 गज के प्लॉट पर, उस प्लॉट पर आज पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल प्लॉट पर कमर्शियल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका है और उस बिल्डर द्वारा उन अवैध कमर्शियल भवनों को, कमर्शियल बिल्डिंग को बेच दिया गया है और उससे बड़े पैमाने पर काले धन की कमाई की गई है। जो पैसा निगम के पास जाना चाहिए था, निगम के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, कर्मचारियों के वेतन और शिक्षकों के वेतन, चिकित्सकों के वेतन पे खर्च होना चाहिए था, वह वहां नहीं पहुंचकर वह काले धन में तब्दील हो गया और वे भ्रष्ट अधिकारियों के पास पहुंच गया और बिल्डर माफिया के पास पहुंच गया। अगर इन सभी बातों की जांच अगर सीबीआई से कराई जाए तो करौल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के ई कुमार महिंद्रा द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए इस प्रकार के गैर कानूनी काम से निगम को करीब कई 100 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है उत्तरी दिल्ली नगर निगम को। यह बात हम नहीं कह रहे, यह प्रमाण कह रहा है, बता रहा है कि शिकायत के बावजूद भी बिल्डिंग विभाग के ई कुमार महिंद्रा ने उस अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने का काम किया, उन्हें संरक्षित करने का काम किया। एलजी कार्यालय को, एमसीडी कमिश्नर को, प्रधानमंत्री कार्यालय तक को गुमराह करने का काम किया, वो भी मौखिक नहीं लिखित रूप में। इसके पुख्ता प्रमाण राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम के पास उपलब्ध है, जिसे सीबीआई अधिकारी जब चाहे राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उन्हें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप अन्य खबरों के लिए बने रहे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश इस वैश्विक महामारी से अकेला नहीं लड़ सकता और वैक्सीनेशन इस समय महामारी के लिए सबसे अच्छी उम्मीद है।
तकनीक को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह बहुत अहम है और इसे समझते हुए हमने अपने कोविड ट्रेसिंग ऐप और ट्रैकिंग ऐप को ओपन सोर्स बनाने की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार दुनिया भर के 50 से अधिक देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है। इसमें कनाडा, मैक्सिको और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम यानी निपुण भारत की शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, संस्थानों के प्रमुख और ऑनलाइन माध्यम से जनता भी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत पर एक लघु वीडियो, गान और दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए उपायों की एक श्रृंखला के बीच निपुण भारत का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने उपस्थित अधिकारियों, केंद्रीय मंत्री और दर्शकों का धन्यवाद किया। उन्होंने देश के बच्चों की शैक्षिक नींव मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम की जरूरत पर भी बल दिया। आपको बता दें कि निपुण भारत मिशन का लक्ष्य तीसरी कक्षा तक की शिक्षा हर बच्चे को उसकी काबिलियत और रुचि के अनुसार देने और उनकी सीखने, समझने और कार्यान्वयन की क्षमता को सशक्त करने की है। आज भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में निपुण भारत मिशन को लॉन्च करते हुए आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज भारत की शिक्षा की नींव रखने का कार्य हो रहा है। पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। भारत को 21वीं सदी का नॉलेज सुपर पावर बनाना उसका एक उद्दिष्ट है। विश्व स्तर पर हमारी शिक्षा का परचम अगर लहराना है तो हमारा फाउंडेशन भी मजबूत करना होगा और इसलिए आज हमारे देश के बच्चों की फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मजबूत हो, इसलिए आज इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनईपी 2020 द्वारा प्राथमिक शिक्षा का 5-3-3-4 पैटर्न इसी उद्देश्य से लाया गया है और मिशन निपुण भारत का भारत इसका एक अहम हिस्सा है। मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि आपके सबके सुझाव और परामर्श से जो हमने एनईपी 2020 तैयार की, उसको न केवल पूरे भारत के कोने कोने में व्यापक समर्थन मिला, बल्कि पूरी दुनिया से उसकी सराहना भी मिली है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक काम आप सबके मदद और सहयोग से हुआ है। निपुण भारत का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। निपुण भारत यानी कि समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता एवं राष्ट्रीय पहल, ये नए शिक्षा नीति का एक आधार स्तंभ होगी। आप सबको मालूम है कि 29 जुलाई 2020 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार तथा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। इस मिशन की सफलता के लिए सभी हितधारकों का सहयोग मैं समझता हूँ बहुत ही अपेक्षित है और जिसमें हम राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, अभिभावक, स्कूल प्रमुख, शिक्षक और स्वयं बच्चे शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा अद्भुत जो काम आज शुरू हो रहा है, ये निश्चित रूप में, जहाँ यूनेस्को ने भी इस बात को अभी कहा है कि ये बहुत ही विजनरी
शिक्षा नीति है और ये पूरी दुनिया में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सक्षम है। यदि आज पूरी दुनिया में हमारी इस नई शिक्षा नीति को लेकर के लोगों में आशाएं हैं, पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, तो इसकी मैं आप सब लोगों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप में मिशन मोड में इसको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित भारत के लिए आज का दिन इस नई शिक्षा नीति के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार हृदय की गहराई से अब सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। कोविड नियंत्रण की दिशा में भारतवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में पिछले 8 दिनों से 50,000 से कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ सक्रिय केस लोड में भी लगातार गिरावट देखी गई है। सूत्रों के अनुसार देश का सक्रिय केस लोड 4,82,000 के आसपास दर्ज किया गया और पिछले 24 घंटों में 3,279 मामलों की गिरावट देखी गई है और सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव केसों का केवल 1.58% रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत का कुल टीकाकरण कवरेज कल 35.28 करोड़ को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक 46,34,986 सत्रों के माध्यम से 35 करोड़ 28 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं और पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 14,81,583 खुराकें दी गईं। जैसे जैसे कोविड-19 संक्रमण से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं, भारत की डेली रिकवरी दर भी बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 42,352 रिकवरी दर्ज की गई। नए मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2000 से अधिक लोगों के भी ठीक होने की सूचना मिली है। महामारी की शुरुआत के बाद से संक्रमित लोगों में से 2,97,04,30 लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 42,000 के आसपास मरीजों के ठीक होने की सूचना मिली है। देश भर में परीक्षण क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है और देश में पिछले 24 घंटों में 15 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं और कुल मिलाकर भारत ने अब तक 40 करोड़ से ज्यादा परीक्षण कर लिए हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए सूखी भूमि पर बांस ओएसिस के नाम से परियोजना आज शुरू की गई। बोल्ड नाम की यह परियोजना आदिवासी गांव निकला मांडवा में शुरू की गई और इस अवसर पर विशेष रूप से असम से लाए गए बांस के पौधों को खाली भूमि पर लगाया गया। क्योंकि 5,000 पौधों को एक ही दिन में 25 बीघा की भूमि पर लगाया गया, इसके कारण KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। आपको बता दें कि आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर KVIC द्वारा खादी बांस महोत्सव की शुरुआत की गई है और इसी महोत्सव के एक हिस्से के रूप में KVIC इस साल अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद जिले में और लेह लद्दाख क्षेत्र में इस परियोजना को दोहराने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार 21 अगस्त से पहले KVIC 15,000 बांस के पौधे लगाने की योजना बना रही है। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इन 3 स्थानों पर बांस के पौधे लगने से भूमि क्षरण प्रतिशत को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कार्यक्रम से क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की बात कही। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और लगभग 3 साल के समय में इसे काटा जा सकता है, इस वजह से क्षेत्रीय जनता बांस आधारित वस्तुओं का निर्माण कर जीवन यापन जल्दी से जल्दी कर सकती है। वहीं बांस को पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को रोकने के लिए भी जाना जाता है और यह शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे रूस का दौरा, इस हफ्ते हो सकते हैं रवाना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, शक्ति भोग के मालिक केवल कृष्ण कुमार गिरफ्तार। यूपी रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई का छापा, बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर हुआ रेड। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र मंडपम से 1 टन हल्दी की गई जब्त, श्रीलंका में तस्करी की थी तैयारी। कर्नाटक में दी गई लॉकडाउन में छूट, कोविड नियमों के साथ खुलेंगे पूजा स्थल। आज से खुले दिल्ली के खेल मैदान, डीडीएमए के आदेशों का होगा पालन। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर लाजपत नगर मार्केट बंद, जारी किया गया शो कॉज नोटिस। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99 के पार, डीजल 90 के आसपास। मुंबई में और भी बुरे हालात, पेट्रोल 105 और डीजल 95 के पार। फिलीपींस में हुई सैन्य दुर्घटना, 47 सैनिकों के साथ 50 लोगों ने गंवाई जान।
जेफ बेजोस ने दिया अमेजन के सीईओ पद से इस्तीफा, एंडी जैसी लेकिन जगह। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।